नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग दिसंबर में आयोजित होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उसमें जो अनिवार्य प्रश्न पत्र एक होता है जिसमें 50 प्रश्न आते हैं और सभी विषयों के अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक होता है इसको सॉल्व करना। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट पेपर होता है, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। उसी को ध्यानगत रखते हुए यह हम संप्रेषण कम्युनिकेशन प्रैक्टिस सेट 4 संप्रेषण जो इसका एक टॉपिक है फर्स्ट पेपर का, जिसको अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं, उसी पर आधारित यह हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है। इस प्रैक्टिस सेट में जितने प्रश्न दिए गए हैं वह कभी न कभी परीक्षा में या तो आए हैं या तो आने की संभावना है। तो आइए हम बात करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2023 पेपर फर्स्ट संप्रेषण कम्युनिकेशन प्रैक्टिस सेट 4। प्रश्न, निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण नहीं है? अशाब्दिक संप्रेषण नहीं है तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समय, स्थिर प्रयोग, स्थान प्रयोग, स्वर का उतार चढ़ाव। तो जो अशाब्दिक संप्रेषण है वो क्या है? समय, भाषा, स्थिर प्रयोग, स्थान प्रयोग। लेकिन जो अशाब्दिक संप्रेषण नहीं है उसमें स्वर का उतार चढ़ाव आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इसमें सही है। प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? स्वर का उतार चढ़ाव। अगला प्रश्न, कक्षा में शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? कक्षा में जब शोरगुल हो रहा है तो उसको नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी मानी जाती है? बात मत करो यह कह देंगे। दूसरा, विद्यार्थियों की आवाज से भी ऊंची आवाज में बोलेंगे। विद्यार्थी चिल्लाएंगे तो आप भी चिल्लाएं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। शांत रहकर विद्यार्थियों की ओर देखेंगे। शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण प्रारंभ करेंगे। ऐसा नहीं है, जब कक्षा में शोरगुल होता है तो उसको नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की हम कौन सी पद्धति अपनाते हैं? बात मत करो कहना, यही हम संप्रेषण की पद्धति को अपनाते हैं कि बात मत करिए, यह हम कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न, शिक्षक प्रायः दृश्य श्रवण सामग्री को समझते हैं। जो शिक्षक होते हैं दृश्य श्रवण सामग्री जो पढ़ाने के लिए या इक्विपमेंट है उसका प्रयोग करते हैं, उसको शिक्षक क्या समझते हैं? अक्सर पहला है पारंपरिक शिक्षण का प्रतिस्थापन, कक्षीय परंपरा में मनोरंजन परिवर्तन, शिक्षण की अन्य युक्तियों का प्रयोग, शिक्षण तैयारी के में समय की बचत। जी नहीं, यह जो है शिक्षक प्रायः दृश्य श्रवण सामग्री को क्या समझते हैं? जो पारंपरिक शिक्षण का प्रतिस्थापन है, जो पारंपरिक शिक्षण होता था उसको प्रतिस्थापित कर दिया गया है, उसके जगह पर हम इसको लाए हैं दृश्य श्रवण सामग्री। आगे, आधुनिक समय में मातृभाषा के उत्तम कौशल को विकसित करने के लिए शिक्षकों को क्या चाहिए कि वे भाषा के व्याकरण तथा उच्चारण कौशलों पर बल दें, भाषा संप्रेषण संबंधी व्याकरण पर आवश्यक जोर दें, भाषा संबंधी व्याकरण को गौण स्थान दें, भाषा विकास के लिए पारंपरिक कक्षाओं में अतिरिक्त प्रयास करें। तो हम जानते हैं कि किसी भी भाषा के विकास के लिए उस भाषा के व्याकरण को जानना आवश्यक होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, भाषा संप्रेषण संबंधी व्याकरण पर आवश्यक जोर दे, जितनी आवश्यकता होती है उस अनुसार उसको पढ़ाएं। अगला, दूरदर्शन को शिक्षाविद क्या कहते हैं? शिक्षाविद दूरदर्शन को क्या कहते हैं? 4 विकल्प है। शिक्षण सामग्री के रूप में महत्वपूर्ण उपकरण, शिक्षण सामग्री के रूप में कक्षा में एक बाधा, कक्षा में शिक्षण के लिए पूर्ण अनुपयुक्त, कक्षा के मनोरंजन की सामग्री। तो दूरदर्शन को शिक्षाविद क्या कहते हैं? शिक्षण सामग्री के रूप में महत्वपूर्ण उपकरण है। इन्हें दृश्य श्रव्य का दृश्य सामग्री के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। ध्वनि, चलचित्र व दूरदर्शन। चलचित्र मतलब सिनेमा, सिनेमा को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? चलचित्र। ठीक है। चित्र, ड्राइंग एवं डायग्राम, रेडियो, टेप रिकॉर्डर एवं स्लाइड्स, उपरोक्त में सभी सत्य है। तो जो दृश्य श्रव्य का दृश्य सामग्री के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है उसमें हम सभी अवयवों को लेते हैं। ध्वनि को भी लेंगे, चलचित्र को लेंगे, दूरदर्शन को लेंगे, चित्र को लेंगे, ड्राइंग को लेंगे, डायग्राम को लेंगे, रेडियो को भी लेंगे, टेप रिकॉर्डर और स्लाइड्स, सब इसके अंतर्गत आता है। हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला, एक उत्तम वाचक तथा निम्न स्तर के वाचक में प्रमुख अंतर क्या पाया जाता है? 4 विकल्प हमारे सामने है। उत्तम वाचक, प्रत्येक शब्द उत्तम वाचक होता है। जो एक उत्तम अगला प्रश्न,
एक उत्तम वाचक तथा निम्न स्तर के वाचक में क्या प्रमुख अंतर पाया जाता है? एक उत्तम वाचक प्रत्येक शब्द प्रकार के समय एकाध बार उगता है। उत्तम वाचक अपने सतत वाचन के समय एकाध बार उगता है। उत्तम वाचक वाक्यों में आने वाले कठिन शब्दों के तात्पर्य को सर्वप्रथम समझने का प्रयास करता है। और जो उत्तम वाचक की नेत्र गति प्रत्येक पंक्ति के साथ साथ समानांतर रूप से गति करती है। तो जो उत्तम वाचक और निम्न वाचक के स्तर में क्या प्रमुख अंतर होता है? जो उत्तम वाचक होता है अपने सतत वाचन के समय एकाध बार रुकता है। दूसरा, उत्तम अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? जो सबसे बढ़िया अधिगम है उसके लिए क्या आवश्यक है? शिक्षक व्याख्यानों तथा अधिगम परीक्षणों की, प्रयुक्त शिक्षण तकनीकी की, छात्रों द्वारा शैक्षणिक सांस्कृतिक पक्षों के व्यवहारिक प्रशिक्षण की, छात्रों को अपनी पाठ्य पुस्तकों की सामग्री को दैनिक रूप से रटने की। तो जो उत्तम अधिगम के लिए आवश्यक क्या है? ऑप्शन सी, छात्रों द्वारा शैक्षणिक सांस्कृतिक पक्षों के व्यवहारिक प्रशिक्षण की। भारत में अंग्रेजी भाषा के शिक्षण का एक आधारभूत निष्कर्ष बालकों में इस भाषा का व्यवहारिक ज्ञान पैदा करना भी है। इस उद्देश्य की संप्राप्ति संभव है यदि पहला ऑप्शन, अंग्रेजी शिक्षकों को विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। स्कूल में प्रारंभिक वर्षों में अंग्रेजी व्याकरण का शिक्षण प्रदान किया जाए। सभी शिक्षक अंग्रेजी भाषा के शुद्ध एवं सही शिक्षण पर बल दें। अंग्रेजी भाषा शिक्षण में से उच्च साहित्यिक अध्ययन को हटा दिया जाए। तो जो भारत में अंग्रेजी भाषा के शिक्षण के निष्कर्ष को आधार मानकर अगर यह व्यवहारिक ज्ञान पैदा करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सभी शिक्षक अंग्रेजी भाषा के शुद्ध व सही शिक्षण पर बल देंगे। ऑप्शन सी। अगला, आधुनिक शिक्षा में इस बात पर जोर दिया जाता है कि लेखन शिक्षण को अत्यधिक रुचिकर बनाया जा सकता है। जो लेखन शिक्षण होता है उसको अत्यधिक रुचिकर बनाया जा सकता है यदि शिक्षक, पहला ऑप्शन, छात्रों को प्राथमिक कक्षाओं में वर्णमालाओं का ज्ञान प्रदान करे, छात्र अपने सहपाठियों के साथ भाषा की नकल करे, वाचन के साथ साथ छात्रों को लेखन प्रशिक्षण प्राप्त करें, छात्रों को अपने अनुभवों के लिए लिखने की प्रेरणा प्रदान करें। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा डी होगा कि छात्रों को अपने अनुभवों को लिखने की प्रेरणा प्रदान करें। छात्रों को जो अनुभव मिले हैं उसको लिखे, ऐसी प्रेरणा विकसित किया जाए, यही बात है। कक्षा में शिक्षकीय संप्रेषण निर्भर करता है। कक्षा में, आइए अगला, कक्षा में शिक्षकीय संप्रेषण निर्भर करता है शारीरिक बल पर, अभिव्यक्ति पर, शिक्षण के रूप में मानसिक आयु पर। तो जो कक्षा में जो लोग बैठे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, तो उनकी मानसिक आयु पर शिक्षकीय संप्रेषण निर्भर करता है। ऑप्शन हमारा सी सही हो गया। आगे, कक्षा में मॉडल, रेखाचित्र तथा आरेख का प्रयोग संप्रेषण को प्रभावी बनाता है। सदैव, अधिकांश, कभी कभी, कभी नहीं। तो हम जानते हैं कि जो कक्षा होती है उसमें अगर हम मॉडल का प्रयोग करें, रेखा चित्र का प्रयोग करें, आरेख का प्रयोग करें, इस प्रकार से जब हम बताएंगे तो संप्रेषण को क्या करेगा? यह सदैव मतलब हमेशा क्या करेगा? प्रभावी बनाएगा। ऑप्शन ए। अगला, सार्थक संप्रेषण से अध्यापक को क्या प्राप्त होता है? आत्मसंतोष, सम्मान, यश, अधिक वेतन। सार्थक संप्रेषण होगा तो अध्यापक को क्या मिलेगा? अच्छी बात बताएगा, सभी बेमतलब की बातें नहीं होंगी। कक्षा होगी तो उसमें जोकिंग प्रणाली से हट के अच्छी व्यवस्था से अगर अध्यापक कोई पढ़ाएगा, बातचीत करेगा तो उसको क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा। आत्मसंतोष तो कभी कैसे भी जो व्यक्ति जिस नेचर का होता है उसके अनुसार काम करेगा तो उसको आत्मसंतुष्टि, आत्मसंतोष मिलेगा। यश के लिए अध्यापक काम नहीं करता है, नहीं अधिक वेतन के लिए। यह एक सम्मान की बात होती है, उसे क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा। ऑप्शन सी। संप्रेषण की कुशलता के लिए सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक है। अगला ऑप्शन है विभिन्न कौशलों के विकास हेतु, पृष्ठ पोषण हेतु, पाठ पूरे करने हेतु, स्वयं के मूल्यांकन हेतु। तो जो संप्रेषण की कुशलता के लिए सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक है, किसके लिए? विभिन्न कौशलों के विकास के लिए। अगला, जब कभी बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग करें तो फलदायी होता है जब संप्रेषण धारा दोनों तरफ से खुली हुई हो। इस कथन से आप क्या समझते हैं? इसकी देखभाल के लिए छात्र कमेटी का निर्माण किया गया है। इस प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री पर ठीक विचार विमर्श किया जाए। प्रत्येक दिन नया प्रदर्शन किया जाए। एक प्रदर्शन के कई पक्ष होने चाहिए। तो जो हमारा 15वां प्रश्न है कि जब कभी बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग करें तो फलदायी होता है जब संप्रेषण धारा दोनों तरफ से खुली हो। इसका अर्थ यह है कि इस प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री पर ठीक विचार विमर्श किया जाए। जो
बोर्ड पर लिखकर हम विचार व्यक्त करते हैं, उसको ठीक ठीक से उस पर विचार विमर्श किया जाए, यही इसका कथन से तात्पर्य है या इस कथन से सहमति बनती है। अगला, संप्रेषण की कुशलता नहीं बढ़ती है। छूट गया है, धन से, अनुभव से, अंतःक्रिया से, प्रशिक्षण से। तो संप्रेषण की कुशलता धन से नहीं बढ़ती है। अंतःक्रिया करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, काम करेंगे तो हमारी जो संप्रेषण की कुशलता बढ़ेगी। अनुभव से भी बार बार आप बात करेंगे, बोलेंगे, पढ़ाएंगे तो उससे आपकी कुशलता बढ़ेगी। और प्रशिक्षण से भी संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है। यह नहीं बढ़ती है किससे? धन से। सार्थक संप्रेषण निहित है छात्र कल्याण, प्राचार्य की भलाई, छात्र के व्यक्तित्व का विकास, विद्यालय की प्रकृति। जो सार्थक संप्रेषण होगा उससे क्या होगा? छात्र के व्यक्तित्व का विकास होगा। आगे, संप्रेषण में भाषा है अमौखिक कूट, प्रतीकात्मक कूट, मौखिक कूट, चित्रात्मक कूट। तो संप्रेषण में भाषा है कौन सा? प्रतीकात्मक कूट, प्रतीकात्मक कूट। आगे, संप्रेषण या विचार प्रेषण के लिए जो शैली, ढंग तथा विधि अपनाई जाती है वह विचार संप्रेषण के उद्देश्यों पर निर्भर करती है। ये कथन दिया गया है प्रश्न नंबर 19 में कि संप्रेषण या विचार प्रेषण के लिए जो शैली, ढंग तथा विधि अपनाई जाती है वह विचार संप्रेषण के उद्देश्यों पर निर्भर करती है। क्या यह सही है? क्या यह सही नहीं है? संभवतः यह सही है। तो क्या है? यह बिल्कुल सत्य है। संप्रेषण की वाणी में आरोह अवरोह विचार संप्रेषण को उद्देश्य मूलक बनाते हैं। सत्य है, सत्य नहीं है, यह कुछ कुछ सत्य है, संभवतः ऐसा होता है। तो जो संप्रेषण की वाणी में आरोह अवरोह विचार संप्रेषण को उद्देश्य मूलक बनाते हैं, यह बिल्कुल सत्य है। अगला, विचारों का आदान प्रदान तभी फलदायी होता है जब संप्रेषण धारा दोनों तरफ से खुली होती है। इस कथन से आप सहमत है? संभवतः, पूर्ण सहमत, असहमत, बहुधा। तो इससे हम क्या है? पूर्ण सहमत है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की आवश्यक शिक्षा जगत में है। आवश्यकता शिक्षा जगत में है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शिक्षा की बढ़ती मांग को संतुष्ट करने तथा एक ज्ञान समृद्ध समाज का निर्माण करने के लिए, शैक्षिक सामग्री को बोधगम्य रोचक बनाने के लिए, शिक्षा के विभिन्न माध्यमों को सहयोग प्रदान करने के लिए, उपरोक्त में सभी। तो जो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता शिक्षा जगत में है उसमें यह तीनों विकल्प सही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। कक्षा में शिक्षण के दौरान विचार संचरण को उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु अध्यापक को चाहिए कि वह विषय वस्तु का अच्छा अध्ययन करे, पहले छात्रों को ग्रहण करने हेतु तत्पर करे, छात्रों को डांटकर शांत करे, छात्रों को भी संप्रेषण में सहभागी बनाए। तो कक्षा में शिक्षण के दौरान विचार संचरण को उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों को भी संप्रेषण में सहभागी बनाए। इसका मतलब क्या हुआ? जब कक्षा में शिक्षण किया जाता है तो आप बताइए, छात्र प्रश्न पूछेंगे या छात्र कुछ पूछेंगे, छात्र कुछ बताएंगे, आप उनका जवाब देंगे या उनकी बातों को और स्पष्टता आगे बढ़ाएंगे। अगला हमारा प्रश्न, उद्देश्य आधारित संप्रेषण ही सटीक तथा वस्तुनिष्ठ होता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? प्रश्न, उद्देश्य आधारित संप्रेषण ही सटीक तथा वस्तुनिष्ठ होता है। ऐसा संप्रेषण जिसका कोई उद्देश्य हो वही सटीक और वस्तुनिष्ठ होता है। यह कथन है। क्या इससे आप सहमत हैं? पूर्ण असहमत, पूर्ण सहमत, आंशिक सहमत, संभवतः। तो हम इससे क्या है? पूर्ण सहमत हैं। विशाल समूह के संप्रेषण में निम्नलिखित में से किस माध्यम का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया जा सकता है? कक्षा में शोरगुल, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति, शिक्षण सामग्री का अभाव, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? कक्षा में शोरगुल। अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न, सहायक सामग्री, उदाहरण, दृष्टांत आदि के प्रयोग करने में विचार संप्रेषण उत्पन्न होता है। वह विचार संप्रेषण के उद्देश्य पर निर्भर करता है। क्या आप इस कथन से सहमत है? पूर्ण असहमत, आंशिक सहमत, पूर्ण सहमत, संभवतः। तो इस कथन से हम क्या है? पूर्ण सहमत है। ये रही संप्रेषण से जुड़ी हुई एक कक्षा। प्रश्नों की संख्या को कम कर दिया गया है ताकि इसमें रोचकता बनी रहे। प्रश्न उतने ही आएंगे, क्लासों की संख्या बढ़ जाएगी, आपका समय भी थोड़ा बचेगा। या पार्ट पार्ट करके उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे तो आप ज्यादा मेमोराइज कर पाएंगे। इसी को ध्यानगत रखते हुए ये कक्षा डेवलप की गई है। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती है कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।